एक दरख्त की शाखों को बार बार काट के क्या हासिल करेगा ए जालिम। तू एक काम कर, एक बार कर, दरख्त की जड़ों को जहर कर दे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। इतिहास गंगा के आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास के उन पन्नों की जिन पन्नों में ये काली स्याही से लिख दिया गया कि फूट करो और राज करो। जिन पन्नों पे काली स्याही से लिख दिया गया कि हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू लड़ते रहो और हम राज करते रहें। जिन पन्नों पे काली स्याही से ये लिख दिया गया कि जो आज हम कर रहे हैं उसका जहर तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम लीग के गठन की, मैं बात कर रहा हूँ पृथक निर्वाचक मंडल की और मैं बात कर रहा हूँ मिंटो मार्लो सुधार की। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। पिछले अंक में हम लोगों ने विदेशी धरती पे होने वाले क्रांतिकारी चरणों के विषय में चर्चा की थी। उसके पहले बंगाल विभाजन पे चर्चा की। कुछ बात आगे बढ़े और मसला साफ हो उसके पहले वातावरण की कुछ चर्चा होती है। देखिए माहौल क्या है। बंगाल विभाजन हो चुका है। हिंदू मुस्लिम बंगाल और आसपास के परिक्षेत्र में लगभग एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखने के लिए प्रेरित किए जा रहे हैं, जबरन या स्वतः। दूसरी तरफ क्या है कि कांग्रेस में विभाजन की स्थिति पनपने लगी है। नरम दल गरम दल आपस में एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। करजन ढाका के जो नवाब हैं सलीमुल्लाह, उनको ये बताते हैं कि ये जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा है बंगाल विभाजन के विरोध में, तुम इसका विरोध करो और बंगाल विभाजन का समर्थन करो। मेरा आश्वासन है तुम्हें कि हम आपको और आपकी कौम को विशेष तरजीह देंगे, यानी कि आपकी सुविधाएं उनकी अपेक्षा अधिक होंगी। इस पूरे घटनाक्रम का लब्बो लुबाब होता क्या है? होता ये है कि अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में शिमला में मुस्लिमों का एक प्रतिनिधिमंडल लॉर्ड मिंटो से मिलने जाता है। लॉर्ड मिंटो उस तत्कालीन समय के वायसराय हैं जो लॉर्ड कर्जन के बाद प्रतिस्थापित होते हैं। जो प्रतिनिधिमंडल मिलने जाता है उसकी खास बात यह है कि उसके सारे के सारे सदस्य अभिजात्य वर्ग से आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अभिजात्य वर्ग संपूर्ण मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था, लेकिन अभिजात्य वर्ग को विशेष संबोधित करने का अर्थ केवल इतना है कि उस समय संपूर्ण समाज की रहनुमाइयत केवल कुछ पढ़े लिखे लोग ही किया करते थे। एक प्रतिनिधिमंडल लॉर्ड मिंटो से मिलता है। लॉर्ड मिंटो उनको आश्वासन देते हैं। उसके बाद ढाका में दिसंबर 1906 को एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जाता है। बैठक की सदारत सलीमुल्लाह करते हैं और उस बैठक में 3 प्रमुख बिंदुओं को निर्धारित किया जाता है। प्रथम बिंदु है कि मुसलमानों की अंग्रेज़ों के प्रति या ब्रिटिश हुकूमत के प्रति निष्ठा बरकरार रखी जाएगी, उसको और मजबूत किया जाएगा। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि यही 1947 में देश को बंटवारे के लिए बाध्य करता है, और महत्वपूर्ण इसलिए भी कि उस समय जो विष का वृक्ष बोया गया उसको आज भी भारत और भारतीयता दोनों झेल रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पृथक निर्वाचक मंडल की। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु था वो ये था कि बिना मुस्लिम लीग के प्रमुख उद्देश्यों को बाधित किए हुए अन्य समुदायों के साथ अगर टकराव है तो उसे समाप्त किया जाए और भावनाओं को सद्भावना में बदला जाए। इन 3 प्रमुख बिंदुओं में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो था पृथक निर्वाचक मंडल। कथानक को आगे बढ़ाएं उसके पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि पृथक निर्वाचक मंडल क्या है। पृथक निर्वाचक मंडल सीधे और कम शब्दों में कहूं तो मुस्लिमों के लिए उनका चुनावी क्षेत्र अलग कर दिया जाए और उस चुनावी क्षेत्र में जब चुनाव हो तो उम्मीदवार भी केवल और केवल मुस्लिम हो। ऐसा नहीं है कि ये पृथक निर्वाचक मंडल की सहूलियत केवल मुस्लिमों को दी गई, आगे चल के सिखों को भी दी गई
और कुछ एक ऐसी जगह थी जहाँ पे कुछ लोग अल्पसंख्यक थे या कमज़ोर थे, उनको भी दी गई। लेकिन अंग्रेज़ों ने ये भी सहूलियत जिसको भी दी, उसके पीछे एकमात्र कारण था, फूट डालो और राज करो। ये 3 प्रमुख विषय बनते हैं। इन 3 प्रमुख धारणाओं के साथ, इन 3 प्रमुख मांगों के साथ मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 को होती है। आगा खां और सलीमुल्लाह इसके 2 प्रमुख स्तंभ हैं। ये आगे बढ़ता है। अब ये जानिए कि अंग्रेज इनको इतना ज़्यादा प्रशय क्यों दे रहे थे। उसके 2 कारण थे। उन्होंने ये जान लिया था कि कांग्रेस में भीतरघात हो रहा है। बंगाल विभाजन जैसे बड़े निर्णय को सफल करने के लिए इन दोनों पक्षों में से किसी एक को अपनी तरफ लाना पड़ेगा, और उसके लिए उन्होंने सबसे काबिल समझा या सबसे मौजूद समझा, या उनको लगा कि किसको कितनी जल्दी अपनी तरफ मिलाया जा सकता है, तो उनको लगा कि ये मुस्लिम समुदाय है, इसको अपनी तरफ ज़्यादा जल्दी से मिलाया जा सकता है। उसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि तत्कालीन समय में उनका जो शैक्षिक वर्ग था वो बहुत छोटा था। उनको लगा कि इनको अगर सहूलियत ज़्यादा दी जाएगी या इनको कुछ लोग लुभावन दृश्य दिखाए जाएंगे, कुछ सब्जबाग दिखाए जाएंगे, तो ये ज़्यादा जल्दी हमारे पक्ष में आ जाएंगे, और वैसा हुआ भी। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना होने के बाद 1908 में अमृतसर में एक अधिवेशन होता है, और उस अधिवेशन में स्पष्ट रूप से पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की जाती है। ये जो जिस भी अधिवेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये अधिवेशन मुस्लिम लीग का अधिवेशन है। मांग की जाती है, और इस मांग को पूरा करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के माध्यम से यह स्पष्ट करने के लिए कि हाँ, हम आपके पक्ष में हैं, हम आपके सारी जो भी दिक्कतें हैं उनको समाप्त करेंगे, और आप हमारी रहनुमाइयत में रहेंगे। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लाया जाता है। मार्ले मिंटो सुधार, इसमें मार्ले और मिंटो 2 शब्द हैं। मार्ले तत्कालीन भारत सचिव हैं और मिंटो तत्कालीन वायसराय हैं। सुधार के जो प्रमुख बिंदु हैं उनको स्पष्ट रूप से समझते हैं। सबसे पहला तो यही है कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया जाता है, और जब हम आगे के अंक में बात करेंगे होम रूल लीग आंदोलन की, उसमें 1916 का जो लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन होता है, जिसमें लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ अधिवेशन करते हैं, वहाँ पे कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों का पृथक निर्वाचक मंडल स्वीकार भी कर लिया जाता है। अगर इस पूरे कथानक का, इस पूरी कहानी का कारण और परिणाम के दृष्टिकोण से मूल्यांकन करेंगे, तो मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि इतिहास में कांग्रेसियों की ये बहुत बड़ी भूल थी, जो 1916 में उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार कर लिया। खैर, पुनः आते हैं 1909 में जब मार्ले मिंटो सुधार आया, तो मार्ले मिंटो सुधार में पृथक निर्वाचक मंडल मान लिया गया। कुछ एक चीज़ें और उसमें थी, जैसे कि मैं पिछले अंक में बता चुका हूँ, हम लोग आपस में चर्चा कर चुके हैं कि हमारी क्रांतिकारी गतिविधियाँ बहुत तेज़ हो गई थी। 1909 में ही करजन वायली की हत्या हुई, नासिक षड्यंत्र केस हुआ, अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ, और भी बहुत सारे, मुजफ्फरपुर कांड हुआ। तो इतने सारे कांड हो रहे थे, तो उसके लिए इन सारे कांडों को रोके जाने के लिए अराजकता का कानून लाया गया। लगातार हमारा जो प्रबुद्ध वर्ग था वो अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, पंपलेट्स के माध्यम से जागरूकता फैला रहा था। तो प्रेस एक्ट लाया गया, शस्त्र एक्ट लाया गया, इस तरह के कई सारे एक्ट लाए गए, जिससे हमारी क्रांतिकारी गतिविधियों को, हमारी राजनीतिक गतिविधियों को, आंदोलनकारी दृष्टिकोण को दबाया जा सके और ध्वस्त किया जा सके। मित्रों, जिस समय हम बात कर रहे हैं बंगाल विभाजन की, और बंगाल विभाजन के तुरंत बाद 2 धड़े दिखाई दे रहे हैं। एक कांग्रेस का, जो बहिष्कार की नीति को अपनाता है, स्वदेशी की नीति को अपनाता है, उसी के समानांतर अंग्रेजों की प्रेरणा से मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है, और मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन का समर्थन करता है, स्वदेशी और बहिष्कार का बहिष्कार करता है। यहाँ पर एक छोटे से परंतु महत्वपूर्ण आंदोलन की चर्चा करना चाहूँगा, जो बंगाल की पृष्ठभूमि से जन्मता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अहरार आंदोलन की। अहरार आंदोलन को कुछ राष्ट्रवादी विचारधारा के मुस्लिमों ने बनाया था, जो बंगाल विभाजन का विरोध करते थे, जो स्वदेशी का समर्थन करते थे, और जो बहिष्कार का समर्थन करते थे। मौलवी मोहम्मद अली खान,
हकीम अजमल खां, हसन मौलवी, इस तरह के इनके और बहुत सारे साथी थे जिन्होंने अहरार आंदोलन चलाया था। इससे बात ये स्पष्ट है कि जहाँ पूरी की पूरी मुस्लिम जमात मुस्लिम लीग के झंडे के नीचे खड़े होने को तैयार थी, वहाँ कुछ ऐसे राष्ट्रवादी मुस्लिम भी थे जिन्होंने भारत की, अपने देश की, अपने कौम की असली जिम्मेदारियों को समझा, उनको निभाने के लिए सही रास्ता चुना। तो मित्रों, ये 3 विषयों पे बात हुई, मुस्लिम लीग, मार्ले मिंटो सुधार और अहरार आंदोलन। इसकी बात करना इस वजह से ज़रूरी है कि इसके बाद जब हम बढ़ेंगे तो अब हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध और उसका भारत पर परिणाम, बात करेंगे होम रूल लीग आंदोलन की, बात करेंगे जलियांवाला बाग की, और इन कुछ घटनाओं के बीच में ही एक महानेता का पदार्पण होगा भारत की राजनीतिक गलियारों में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी की। 1917 से 1947 तक का जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का कालखंड है उसको गांधी युग के नाम से जाना जाता है। आगे आने वाले कुछ अंकों के बाद गांधी जी का प्रवेश होगा। गांधी जी के प्रवेश के पहले गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करेंगे और फिर आगे चर्चा करेंगे। आज की इन्हीं सारी बातों के साथ आज का अंक समाप्त होता है। मित्रों, अपनी तैयारी को और लगन के साथ और कर्मठता और निष्ठा के साथ प्रारंभ रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।